Now let us have a brief discussion about admissions under Order 12. And whenever I'm speaking about Order 12, you should make sure that you should have in mind the provisions of Indian Evidence Act, specifically from Section 17 to Section 21 and Section 58 of the Indian Evidence Act. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि Section 58 of the Indian Evidence Act declares that facts admitted need not be proved. ठीक है. अब एडमिशंस कई तरीके से हो सकते हैं. ट्रायल के दौरान, ट्रायल से पहले, सूट फाइल होने के बाद, सूट फाइल होने से पहले. सो एडमिशंस के लिए कोई वो नहीं है कि एक सर्टेन स्टेज पे ही एडमिशन होने चाहिए. एडमिशन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हो सकते हैं. सूट फाइल होने से पहले भी, सूट फाइल होने के बाद भी. प्लीडिंग्स में भी एडमिशन हो सकते हैं, ट्रायल के दौरान भी एडमिशन हो सकते हैं. ठीक है, अभी हम उस पर आएंगे. तो देखिए, पहले जनरल प्रिंसिपल क्या है एडमिशंस के पीछे वो समझिए. अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि डू यू ओ ए ₹5,000, आप कहते हैं यस आई ओ ए ₹5,000. तो बेसिकली यू आर एडमिटिंग द फैक्ट दैट यू आर अंडर डेप्ट ऑफ ए एंड यू ओ हिम ₹5,000. तब मैं इस पे इंक्वायरी थोड़ी ना बैठाऊंगा. जब आप खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि आप लायबिलिटी में हैं, तो मैं रीजनेबली ये मान सकता हूं कि आप सच बोल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि यूजुअली इन कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन अफेयर्स you would not admit a fact that goes against your own interest unless and until it is true. वैसे इसके एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है. You would not admit any fact which goes against your own interest unless and until it is true. तो लेजिस्लेचर ने सीपीसी में जो एडमिशंस का ऑर्डर जो डाला है वो इसी पर्पस के लिए डाला है जिससे लिटिगेशन जो है चीप हो सके. ठीक है. ऑर्डर 12 ऑफ सीपीसी रिजल्ट्स इन सेविंग कॉस्ट ऑफ proof and cheapening and shortening of litigation. ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है. इसको दूसरे शब्दों में आप कैसे कह सकते हैं? It results in expeditious disposal of the suit and cheapening of litigation. ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर सीपीसी में ऐसे हैं जिनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, it is to avoid multiplicity of the proceedings, it is for avoiding expensive judicial proceedings, or in other words the object is cheapening of litigation, and finally expeditious disposal of the suit. ठीक है. तो जब हम एडमिशंस पे जाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स वाला तो पॉइंट नहीं है ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट इज योर cheapening of litigation and your expeditious disposal of the suit. अच्छा, ध्यान रखिएगा, जो expeditious disposal of the suit होता है उसमें जो वर्ड expeditious है उस पर ध्यान दीजिएगा. उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है to do something with speed and efficiency. तो उसमें सिर्फ स्पीड नहीं होती है, उसमें एफिशिएंसी भी होता है. ठीक है, यही नहीं कि सिर्फ स्पीड है और उसमें कोई बिना मेरिट के ट्रायल कर दिया गया है, ऐसा नहीं होता. इट इज स्पीड विद एफिशिएंसी. दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द सूट. ठीक है, और वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कई ऑर्डर्स का अंडर सीपीसी. आप खुद भी गौर कर रहे होंगे कि जब आप सीपीसी पढ़ते हैं तो कई रूल्स ऐसे हैं जो आपको खुद इंडिकेट करते हैं कि उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है इट इज चीपनिंग ऑफ लिटिगेशन एंड एक्सपीडिशियल डिस्पोजल ऑफ द सूट, जो कि हर प्रोसीजरल लॉ का होना ही चाहिए. आप जानते ही हैं हमारी कंट्री में, और सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी कॉमन लॉ है वहाँ पे आप देखेंगे कि जो सिविल ट्रायल्स हैं वो काफ़ी लेंदी चलते हैं. खैर, लेट मी टेल यू दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेलेक्ट कमिटी कि उन्होंने ये प्रोविजन फ्रेम क्यों किया, ऑर्डर 12 बनाया क्यों. सेलेक्ट कमिटी ने बोला था कि द कमिटी थिंक्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ एडमिशंस में विद एडवांटेज बी एक्सटेंडेड टू फैक्ट्स एज वेल एज टू डॉक्यूमेंट्स. The procedure is not compulsory, but its adoption would result in cheapening and expediting litigation, and it is hoped that its use will be encouraged by the courts. तो यहां पे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है सेलेक्ट कमिटी के ऑब्जर्वेशन से. ठीक है, तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ऑर्डर 12 का. अब एडमिशंस कई चीजों के होते हैं.
एडमिशन फैक्ट्स के भी होते हैं, एडमिशंस डॉक्यूमेंट्स के भी होते हैं, ठीक है। अब एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो आपको ऑर्डर 12 रूल 2 में मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है। लेकिन एडमिशन ऑफ फैक्ट्स कैसे कैसे हो सकते हैं? प्लीडिंग्स में हो सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बाय कोर्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि आपने ऑर्डर 10 के रूल 1 और 2 में देखा। इन आंसर टू इंटेरोगेटरीज हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर 11 रूल 8 रेड विद रूल 22 के अंदर हो सकते हैं। अगर नोटिस देती है कोई पार्टी टू एडमिट फैक्ट्स अंडर ऑर्डर 12 रूल 4 तो वहां पे भी हो सकते हैं। आप ओथ या ऑन एफिडेविट कई एडमिशंस कर सकते हैं, या यू कैन मेक इवन एडमिशंस इन अ कॉम्प्रोमाइज सूट बाय फाइलिंग अ जॉइंट स्टेटमेंट, और उसके अंदर भी आप कई एडमिशन कर लें। तो बेसिकली इलस्ट्रेटिव लिस्ट आपको दे रहा हूँ, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे रहा हूँ। एडमिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं ये इतनी चीजें बता रहा हूँ, ये सिर्फ इतना समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एडमिशंस कहीं भी किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली एडमिशंस का तो प्राइमरी डिस्कशन एविडेंस एक्ट में होता है, लेकिन कुछ जनरल रूल्स मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे कि एक केस है नागिन दास रामदास वर्सेस दलपत राम इच्छाराम, डिसाइडेड ऑन 30 नवंबर 1973। अभी एविडेंस एक्ट के स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि उसमें एडमिशंस पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हुआ था, पर मैं आपको एक प्रिंसिपल बता देता हूँ क्योंकि सीपीसी बैच के लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एडमिशंस का जब आप ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो बेसिकली एडमिशंस का लॉ आपको ऑलरेडी कम से कम जनरल सेंस में पता ही होना चाहिए। अब नागिन दास में जो एडमिशंस थे वो एक कॉम्प्रोमाइज में थे, ठीक है, दोनों पार्टी में ने कॉम्प्रोमाइज किया था, कॉम्प्रोमाइज में कुछ एडमिशंस रिकॉर्डेड थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रॉम द कंस्पेक्टस ऑफ द केसेस साइटेड एट द बार the principle that emerges is that if at the time of passing of the decree there was some material before the court on the basis of which the court could be prima facie satisfied about the existence of a statutory ground for eviction, it will be presumed that the court was so satisfied and the decree for eviction, though apparently passed on the basis of compromise, would be valid. Such a material may take the shape of evidence recorded or produced in the case, or it may partly or wholly be in the shape of an express or implied admission made in the compromise agreement itself. Admissions, focus करिएगा इस बात पे, admissions if true and clear are by far the best proof of the facts admitted. Admissions in the pleadings or judicial admissions admissible under section 58 of the Evidence Act made by the parties or their agents at or before the hearing of the case stand on a higher footing than evidentiary admissions. The former class of admissions, matlab judicial admissions, are fully binding on the party that makes them and constitute a waiver of proof. They by themselves can be made the foundation of rights of the parties. On the other hand, evidentiary admissions which are receivable at the trial are by themselves not conclusive, they can be shown to be wrong. तो देखिए कोर्ट ने एक छोटा सा डिस्टिंक्शन क्रिएट किया एविडेंशियरी एडमिशंस के बीच में और जुडिशियल एडमिशंस के बीच में। उन्होंने बोला जो सूट से पहले के जितने भी एडमिशन होते हैं जो पार्टीज अपनी प्लीडिंग्स में एडमिट करते हैं, है ना, आइदर बाय देमसेल्व्स और बाय देयर एजेंट्स बिफोर द हियरिंग ऑफ द केस, उनकी वैल्यू हायर होती है। और जो एविडेंशियरी एडमिशंस होते हैं जो ट्रायल के दौरान होते हैं उनकी वैल्यू कंपैरेटिवली उतनी हायर नहीं होती, दे कैन बी शोन टू बी रॉन्ग। जैसे कि अगर आप सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे तो वो क्या कहती है, एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट दे में ऑपरेट एज स्टॉपल्स अंडर द प्रोविजन हियरिन आफ्टर कंटेन्ड। प्रोविजन हियरिन आफ्टर कंटेन्ड उसका एविडेंस एक्ट में सेक्शन 115 से 117 तक है, सॉरी 117 तक ही है। I recall the sections based on memory, तभी it takes me a while to just focus कि वही सेक्शन था या नहीं। Nonetheless, I think इतना अभी सफाइस करेगा और बाकी एविडेंस का डिटेल डिस्कशन, सॉरी एविडेंस का कह रहा हूँ, एडमिशंस का डिटेल डिस्कशन अगर हमें करना है तो CPC बैच हैज़ टू वेट टिल एविडेंस, ठीक है, वरना तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा एंड वी विल गो ऑफ द टेंजेंट। अभी हमें CPC पे फोकस करना है, ठीक है। सो लेट अस कम बैक टू CPC।
Let us have a look at rule 1. What does rule 1 of order 12 says? It says notice of admission of case. Any party to a suit may give notice by his pleading or otherwise in writing that he admits the truth of the whole or any part of the case of the other party. कोई भी पार्टी एक सूट में नोटिस के द्वारा नोटिस या बाय हिज प्लीडिंग या अदरवाइज बाय इन राइटिंग कह सकती है कि वो ऑपोजिट पार्टी का केस जो है वो पार्टली या वोनली एडमिट करती है. ठीक है, वो चाहे तो पूरा केस एडमिट कर ले ऑपोजिट पार्टी का या पार्टली केस एडमिट करे ऑपोजिट पार्टी का. सो इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस. सो रूल 1 इज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि एनी पार्टी चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो टू अ सूट मे गिव नोटिस बाय हिज प्लीडिंग के द्वारा या अदरवाइज इन राइटिंग, मिनिमम राइटिंग के द्वारा तो होनी ही चाहिए, दैट ही एडमिट्स द ट्रुथ ऑफ वोल और एनी पार्ट ऑफ द केस ऑफ अदर पार्टी. चाहे तो पूरा केस उसका एडमिट कर ले ऑपोजिट पार्टी का या पार्ट में केस एडमिट करे ऑपोजिट पार्टी का. रूल 2 क्या कहता है? नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स. Either party may call upon the other party to admit within 7 days from the date of serving of notice any document. Mark the period of 7 days. Important है. Either party may call upon the other party to admit within 7 days from the date of service of notice any document, saving all just exceptions, and in case of refusal or neglect to admit after such notice, the cost of proving such document shall be paid by the party so neglecting or refusing, whatever the result of the suit may be, unless the court otherwise directs, and no cost of proving any document shall be allowed unless such notice is given, except where omission to give notice in the opinion of the court a saving expense. अब देखिए, अभी आपने ऑब्जेक्ट सुना था कि ऑर्डर 12 का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है चीपनिंग ऑफ लिटिगेशन एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ द सूट. तो देखिए रूल 2 ये दोनों सिचुएशन इनकॉर्पोरेट कर रहा है. कैसे? पहली चीज गौर करिए कि कोई भी पार्टी, मान लीजिए उसे किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है और उसे पता है कि ऑपोजिट पार्टी के पास है, तो वो उसे नोटिस भेजता है कि यू एडमिट दैट यू हैव दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब उसको 7 दिन में उसे एडमिट करना ही है. ठीक है, और अगर वो एडमिट नहीं करता है या नेग्लेक्ट करता है एडमिट करना, मतलब नोटिस का रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, तो अब जिस पार्टी ने नोटिस दी थी वो अगर वो डॉक्यूमेंट प्रूव कर ले जाती कि देखिए यही डॉक्यूमेंट इनकी पोजीशन में था और जिस डॉक्यूमेंट को इन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया, तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ प्रूविंग दैट डॉक्यूमेंट शैल बी बॉर्न बाय whom? बाय दैट पार्टी विच हैज रिफ्यूज्ड और नेग्लेक्टेड टू एडमिट दैट डॉक्यूमेंट. है ना? तो देखिए इससे दोनों सिचुएशंस कवर हो गई. अगर ऑपोजिट पार्टी एडमिट कर लेती तो क्या होता है? एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ द सूट. अगर ऑपोजिट पार्टी नहीं एडमिट करती है या रिफ्यूज करती है और जिस पार्टी ने नोटिस भेजी थी रूल 2 में वो ये बात प्रूव कर ले जाती है कि ये डॉक्यूमेंट इनके पास था एंड ही शुड हैव एडमिटेड, एंड देन एंटायर एक्सरसाइज ऑफ प्रूविंग दैट डॉक्यूमेंट would have been avoided had he earlier admitted the existence of such document, then the cost of proving that document shall be borne by the party who is in fault. मतलब वो पार्टी डॉक्यूमेंट एडमिट करेगी, सॉरी वो पार्टी कॉस्ट बेयर करेगी जिसको डॉक्यूमेंट एडमिट करना चाहिए था. हाँ, अगर डॉक्यूमेंट प्रूव ही नहीं हो पाया तब तो ऑफ कोर्स दैट पार्टी विल नॉट बेयर द कॉस्ट. लेकिन अगर डॉक्यूमेंट प्रूव कर दिया ऑपोजिट पार्टी ने कि देखिए हमने इनको पहले नोटिस भेजा था, ही शुड हैव एडमिटेड इट, इन्होंने नहीं एडमिट किया, नाउ आई हैव टू इंडल्ज इन दिस एंटायर एक्सरसाइज ऑफ प्रूविंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एंड दिस एंटायर एक्सरसाइज कुड हैव बीन अवॉइडेड हैड ही एडमिटेड दैट डॉक्यूमेंट ऑन नोटिस. तो कोर्ट कहेगा कि भाई आप ही कॉस्ट बेयर करेंगे क्योंकि यू आर एट फॉल्ट. ठीक है, मतलब कौन है फॉल्ट पे? द पार्टी वो शुड हैव एडमिटेड दैट डॉक्यूमेंट अर्लियर. लेकिन अगर डॉक्यूमेंट एडमिट, मान लीजिए डॉक्यूमेंट एडमिट भी नहीं किया और डॉक्यूमेंट प्रूव भी नहीं हो पाया, तो इसका मतलब है कि जिस पार्टी ने नोटिस भेजी थी वो फालतू बात कर रहा था. सो तब तो वहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन अराइज ही नहीं होगी. ठीक है, मैं दोनों चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप कंपार्टमेंटलाइज ना कर लें अपने आप को कि ऐसा ही होगा, यही 2 सिचुएशन पॉसिबल हो सकती हैं. नहीं, और भी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती हैं. लेट अस कम टू रूल 2A.
बहुत अच्छा रूल है। ये कहता है डॉक्यूमेंट्स टू बी डीम्ड टू बी एडमिटेड इफ नॉट डिनाइड आफ्टर सर्विस of notice to admit documents. Every document which a party is called upon to admit, if not denied specifically or by necessary implication, or stated to be not admitted in the pleading of that party, or in his reply to notice to admit, documents shall be deemed to be admitted except as against the person under disability, provided that the court may in its discretion and for reasons to be recorded require any document so admitted to be proved otherwise than by such admissions. Sub rule 2 reads, where a party reasonably neglects or refuses to admit the documents after the service on him of the notice to admit documents, the court may direct him to pay costs to the other party by way of compensation. यहां पे भी आप वही ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस में देख रहे हैं, expeditious disposal of the suit and cheapening of litigation. अब रूल 2A क्या कह रहा है? ये 1976 की अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया था। ये बेसिकली ये कहता है कि जब नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट दिया गया है या पार्टी इज कॉल्ड अपॉन टू एडमिट अ डॉक्यूमेंट और वो पार्टी इवेसिव डिनायल करती है या स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करती या अपने रिप्लाई में कह देती है नॉट एडमिटेड, तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको रिटन स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि इवेसिव डिनायल और लैक ऑफ स्पेसिफिक डिनायल क्या होता है। ठीक है, हमेशा डिनायल शुड बी इन सब्सटेंस, कभी ऐसे नहीं रिप्लाई करना चाहिए कि नॉट एडमिटेड। ठीक है, इस तरीके से नहीं चलता, इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे डीम्ड एडमिशन हो जाएगा। सो ऑर्डर 8 के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता चुका हूँ, दैट इज वाई आई विल नॉट रिटरेट इट अगेन बिकॉज वी हैव टू ऑल्सो एक्सपेडिशियसली डिस्पोज ऑफ आवर क्लासेस and it is very necessary for your future. तो coming back to the point कि denial अगर specific नहीं होता है या by necessary implication denial is not specific या party simply reply में कह देती है I don't admit that document without denying it in substance, तो the party shall be deemed to admit that document, deemed admission हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोवाइजो आपको इतना बता देता है कि डीम्ड एडमिशन हो सकता है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इट मे आस्क द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशंस। ठीक है, कोर्ट का डिस्क्रेशन, अगर कोर्ट को लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस डिमांड्स दैट दैट डॉक्यूमेंट शुड बी प्रूवन, उसको डीम्ड एडमिशन से नहीं प्रूव करना चाहिए, दैट डॉक्यूमेंट शुड एक्चुअली बी प्रूवन, तब कोर्ट के पास ये ऑप्शन लेजिस्लेचर ने रखा है कि कोर्ट कैन एक्सरसाइज दैट पावर। और कभी कभी जब स्टेक्स बहुत हाई होते हैं किसी लिटिगेशन में, देन द कोर्ट में रिजॉर्ट टू सच पावर। ठीक है, अब सब रूल 2 क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेन अ पार्टी अनरीजनेबली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू एडमिट अ डॉक्यूमेंट, जब उसको रूल 2 में नोटिस जाती है तो कोर्ट ये कह सकती है कि यू पे कॉस्ट टू द पार्टी हु गेव यू नोटिस by a way of compensation. बिना किसी रीजन, बिना किसी कारण के you neglect or refuse to admit a document, then pay cost to the opposite party for such a notice. अब रूल 3 आपको सिंपली इतनी सी बात बताता है कि नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट का है। नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट इज इन फॉर्म नंबर 9 इन अपेंडिक्स सी। ठीक है, रूल 3A को देखते हैं। पावर ऑफ द कोर्ट टू रिकॉर्ड एडमिशंस। अब ये ओवरराइडिंग क्लॉज से शुरू होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग, आप किसी भी स्टैट्यूट में पढ़ें, इट मीन्स द स्टैट्यूट इज टेलिंग दैट इट ओवरराइड्स समथिंग, सम प्रोविजन और सम एक्ट और ऑल द अदर लॉज। अब हम देखते हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग ये किसको ओवरराइड कर रहा है। सो इट सेज नॉट विथ स्टैंडिंग दैट नो नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स हैव बीन गिवन अंडर रूल 2, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर its own motion call upon any party to admit any documents and shall in such a case record whether the party admits or refuses or neglects to admit such document. अब रूल 3 उन सिचुएशंस के लिए बना है जहां पे ऑपोजिट पार्टी ने मान लीजिए रूल 2 में नोटिस दी ही नहीं है, तो ऐसे में लेजिस्लेचर ने कोर्ट्स को भी ये ऑप्शन दिया है कि इस बात को टोटली इग्नोर कर दीजिए कि ऑपोजिट पार्टी ने नोटिस नहीं भेजी रूल 2 में। आप एज अ कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग में
या किसी भी स्टेज ऑफ सूट में खुद ही नोटिस भेज सकते हैं टू द ऑपोजिट पार्टी ऑन योर ओन मोशन, सू मोटो भेज सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि डू यू एडमिट सच डॉक्यूमेंट और डू यू रिफ्यूज टू एडमिट सच डॉक्यूमेंट. सो दिस पावर इज विद द कोर्ट. रूल 3A की जो पावर है इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोर्ट. ठीक है. रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स. अच्छा, इसका ध्यान रखिएगा, आपको यह सवाल बहुत आ सकता है कि नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स कहां है और नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स कहां है. तो नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स है ऑर्डर 12 के रूल 4 में, और नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स इज अंडर ऑर्डर 12 रूल 2. ठीक है. However, keep one thing in mind कि notice to admit facts सिर्फ ऑर्डर 12 के रूल 4 में ही नहीं हो सकता, वो इंटेरोगेटरीज के भी थ्रू हो सकता है, प्लीडिंग्स में भी हो सकता है, क्योंकि एडमिशन ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है. लेकिन अगर ये सवाल आए कि स्पेसिफिकली ऑर्डर 12 में नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स कहाँ है, ठीक है, जैसे प्रीलिम्स में आता है, तो हमेशा ध्यान रखिए वो रूल 4 की बात हो रही है. लेकिन ध्यान रखिएगा एडमिशन ऑफ फैक्ट्स जो है वो अलग चीज होती है. एडमिशन ऑफ फैक्ट्स आप प्लीडिंग में भी कर सकते हैं, ट्रायल के दौरान भी कर सकते हैं. एडमिशंस ऑफ फैक्ट्स इंटरोगेटरीज के थ्रू भी हो सकते हैं. मतलब उसका कोई रेल्म या कोई स्पेसिफिक स्टेज फिक्स नहीं है. ठीक है. बस आई रीइटरेट अगेन कि नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स किधर होगा? ऑर्डर 12 रूल 4 में. ये सवाल आता है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको. रूल 4 कहता है कि एनी पार्टी, मतलब आइदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, may by notice in writing at any time not later than 9 days before the date fixed for hearing, 9 days का पीरियड मार्क करिए, call on any other party to admit for the purpose of the suit only, suit only का पीरियड, suit only के टर्म्स मार्क करिए, any specific fact or facts mentioned in such notice, and in case of refusal or neglect to admit the same within 6 days after service of such notice or within such further time as may be allowed by the court, the cost of proving such facts or facts shall be paid by party so neglecting or refusing, whatever the result of the suit may be, unless the court otherwise directs. Provided that any admissions made in pursuance of such notice is to be deemed to be made only for the purpose of particular suit and not as an admission to be used against the party on any other occasion or in favor of any person other than the party giving notice. तो इस रूल की एक बड़ी खास बात है, इस रूल के अंदर अगर कोई एडमिशन होता है तो इट इज ऑलवेज इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट ओनली, उस पर्टिकुलर सूट के ही कंटेक्स्ट में होता है. ठीक है. या उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग के ही कंटेक्स्ट में होता है. और अगर कोई एडमिशन किसी पार्टी के फेवर में माना जाएगा तो ये उसी पार्टी के फेवर में माना जाएगा जिसने नोटिस भेजी है. अब जनरली मतलब इस रूल से हटके अगर बात करें तो मान लीजिए एडमिशंस अगर प्लेंटिफ ने प्लेंट में रखे हैं, ठीक है, तो एक पार्टी क्या कर सकती है, वो प्रीवियस उस प्लेंट का जो एडमिशंस हैं वो यूज कर सकती है किसी भी प्रोसीडिंग में. वो एक मान लीजिए प्रीवियस प्लेंट का कोई भी जो एडमिशन है वो एक सब्सिक्वेंट सूट में यूज कर सकती है कि देखिए उन्होंने उस प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोर्ट के सामने अपने प्लेंट में ये फैक्ट एडमिट किए थे. ये एज एन एग्जांपल दे रहा हूं. तो एडमिशंस कई सूट्स में यूज हो सकते हैं. एक प्रोसीडिंग्स के एडमिशंस दूसरी प्रोसीडिंग्स में भी यूज हो सकते हैं अगर दोनों में कोई रेलेवेंस है तो. लेकिन रूल 4 जो बड़ी खास बात ये करता है वो बस ये कहता है कि रूल 4 के परसुएंस में जो भी एडमिशन होंगे दैट वुड बी कन्फाइंड टू द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट ओनली. वो आप किसी दूसरे सूट में नहीं यूज कर सकते. ठीक है. तो रूल 4 के परसुएंस में जो भी एडमिशंस हुए हैं वो आप दूसरे सूट में नहीं यूज कर सकते, आप सिर्फ उसी सूट में यूज कर सकते हैं. ठीक है. ये बाउंडेशन बाकी के एडमिशंस में नहीं है. ठीक है. जैसे मान लीजिए प्लीडिंग्स में अगर कोई एडमिशन है यू कैन ऑलवेज यूज इट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. आप हमेशा उसे यूज कर सकते हैं. आप उसे दूसरी प्रोसीडिंग में भी यूज कर सकते हैं, दूसरे सूट में भी यूज कर सकते हैं. दैट इज अलाउड. जस्ट इन केस यू फॉरगॉट, आई विल जस्ट रीइटरेट द केस लॉ ऑफ बसंत सिंह वर्सेस जानकी सिंह. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था
कि सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एडमिशन मेड बाय अ पार्टी इन अ प्लीडिंग एंड अदर एडमिशंस. अंडर इंडियन लॉ एन एडमिशन मेड बाय अ पार्टी इन अ प्लेंट साइंड एंड वेरीफाइड बाय हिम may be used as evidence against him in other suits. In other suits, this admissions cannot be regarded as conclusive and it is open to the party to show that it is not true. ठीक है. तो basically main point that you can gather from this judgment is कि एक केस में अगर आप प्लीडिंग्स में कोई एडमिशन करते हैं then that can be used in different suit as well. ठीक है. रूल 4 आपसे क्या कह रहा है कि रूल 4 के परसुएंस में, ऑर्डर 12 के रूल 4 के परसुएंस में कोई भी अगर एडमिशन होता है, सो दैट वुड बी इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट ओनली. उसी सूट के पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, उस सूट के बियॉन्ड नहीं. ठीक है. तो इसका ये प्राइमरी एंगल याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है रूल 4 का. ठीक है. और बाकी ये जो पीरियड दिया हुआ है 9 और 6 दिन का इन रूल 4, उसको मार्क कर लीजिएगा. एंड ऑफ कोर्स जो इसका जो प्रोवाइजो है वो काफ़ी सिमिलर ही है कि द एडमिशन मेड इन परसुएंस ऑफ सच नोटिस इज टू बी डीम्ड टू बी ओनली मेड फॉर द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट, नॉट एज एन एडमिशन टू बी यूज्ड अगेंस्ट द पार्टी ऑन एनी अदर ओकेजन और इन फेवर ऑफ पर्सन अदर देन द पार्टी गिविंग नोटिस. फिर एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इफ़ द पार्टी रिफ्यूजेस टू एडमिट आफ्टर सच नोटिस or neglects to admit after such notice, तो who shall bear the cost? The party in fault shall bear the cost. फिर हम आ जाते हैं जजमेंट ऑन एडमिशंस पे. फॉर्म्स ऑफ एडमिशंस आप खुद भी देख सकते हैं. जजमेंट ऑन एडमिशंस पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है. इट सेज where the admissions of fact has been made either in pleading or otherwise, whether orally or in writing, the court may at any stage of the suit, either on application of the party or on its own motion, and without waiting for determination of any other question between the parties, make such order or give such judgment as it may think fit, having regard to such admissions. Whenever a judgment is pronounced under subrule 1, a decree shall be drawn up in accordance with the judgment, and the decree shall bear the date on which the judgment was so pronounced. तो रूल 6 आपको सीधे से ये बताता है कि अगर कोर्ट को एडमिशन ऑफ फैक्ट्स मिल गए, चाहे प्लीडिंग्स में मिले चाहे अदरवाइज मिले, आइदर इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर 12 और बियॉन्ड इट, चाहे आपको एडमिशंस इंटेरोगेटरीज में मिले या एविडेंस में मिले, इट डजंट मैटर, चाहे ओरल हो या राइटिंग में हो. अगर प्लीडिंग्स आर सफिशिएंट फॉर द पर्पस, अगर एडमिशंस आर सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ द कोर्ट, then the court may at any stage of the suit, either suo moto or on application of the party, pronounce a judgment having regard to such admissions. ये power उसके पास available है. Now what is the object of this rule? See, the object of this rule is to enable a party to obtain a speedy judgment, or at the least to have a relief which according to the admissions of the opposite party he is entitled to. ठीक है. तो in a nutshell it can be said that the speedy justice is the object of this provision. So due to order 12 rule 6, a party can move for a judgment upon the admission made by the opposite party and thus get rid of the portion of the action in which there is no dispute between them. तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है उनके पास. In the leading case of Thorpe versus Holdsworth, it was said that this rule enables the plaintiff or defendant to get rid of so much of the action as to which there is no controversy. Now let me tell you the case of Uttam Singh Duggal Company Limited versus United Bank of India. Now in this case, the counsel for the appellant कौन है इस केस में? उत्तम सिंह दुग्गल. Counsel for the appellant contended that Order 12, Rule 6 comes under the heading Admissions, and a judgment on admissions could be given only after due opportunity to the other side to explain the admissions, if any, if they are made. That such admissions should have been made only in the course of pleadings, or else the other side will not have the opportunity to explain such admissions.
that even though the provision reads that the court may at any stage of the suit make such order as it thinks fit, effect of admissions, if any, can be considered only at the time of trial. That the admission even in pleadings will have to be read along with Order 8, Rule 5 of CPC, and the court need not necessarily proceed to pass an order or a judgment on the basis of such admission, but call upon the party relying upon such admissions to prove its case independently, that during the pendency of other suit and the nature of the contentions raised in the case, it would not be permissible at all to grant the relief before trial, as has been done in the present case, that the expression admissions made in the course of pleadings or otherwise will have to be read together, and the expressions otherwise will have to be interpreted ejusdem generis. तो ये कंटेंशन था काउंसिल का. अब इतना बड़ा पैराग्राफ है जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं लिखा है, दैट टू विदाउट अ फुल स्टॉप. सो बेसिकली लर्नेड काउंसिल का कंटेंशन क्या था, और मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ. लर्नेड काउंसिल का कंटेंशन बस इतना सा था कि अगर कोई एडमिशंस जो मेड हुए हैं वो हैव टू बी रेड अलॉन्ग विद ऑर्डर 8 रूल 5, और साथ ही कि कोर्ट जो है नेसेसरली उन एडमिशंस पे काम नहीं करेगा, बट रादर विल कॉल अपॉन द पार्टी टू प्रूव इट्स केस इंडिपेंडेंटली. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अ जजमेंट ऑन एडमिशन तभी दिया जा सकता है कि जब एक ड्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द ऑपोजिट साइड दी गई है. ठीक है, मतलब जिसके खिलाफ जजमेंट जाने वाला है उसको एक हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. साथ ही साथ ऑपोजिट साइड को उस एडमिशंस को एक्सप्लेन करने की भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. एंड फाइनली दैट द एक्सप्रेशंस एडमिशंस मेड इन कोर्स ऑफ प्लीडिंग और अदरवाइज हैव टू बी रेड टुगेदर एंड शैल बी इंटरप्रेटेड एजस्डम जेनरिस. ठीक है, एजस्डम जेनरिस का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड. ये एक ऐसा रूल होता है कि जहाँ पे लॉ लिस्ट्स अ स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ पर्सन और थिंग्स and refers them in general, the general statements only apply to the same kind of person or things specifically listed. ठीक है, अब ये रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है. तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन था, सॉरी ये कंटेंशन था लर्नेड काउंसिल का. नाउ व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट सेड? सुप्रीम कोर्ट सेड द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर 12 रूल 6, in regards to object of order 12 rule 6, we need not say anything more than what the legislature itself has said when the said provision came to be amended. In the objection reasons set out while amending the said rule, it is stated when a claim is admitted, the court has jurisdiction to enter a judgment for plaintiff and to pass a decree on the admitted claim. The object of the rule is to enable the party to obtain speedy judgment, at least to the extent the relief to which, according to the admissions of the defendant, the plaintiff is entitled. We should not unduly narrow down the meaning of this rule, as the object is to enable the party to obtain a speedy judgment. Where other party has made a plain admission entitling the former to succeed, it should apply, and also wherever there is a clear admission of facts in the face of which it is impossible for the party making such admission to succeed. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इस रूल का. इस रूल का ऑब्जेक्ट है कि पार्टी को स्पीडी जस्टिस मिल सके, और इस केस में प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू स्पीडी जस्टिस. तो प्लेंटिफ के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एडमिशंस इतने क्लियर हैं कि इट एंटाइटल्स द प्लेंटिफ टू ऑब्टेन जजमेंट इन हिज फेवर, देन with having regard to the object of the rule, the court ought to grant judgment in the favor of the plaintiff so far as the admissions entitle the plaintiff to have such relief. और जहां जहां भी other party has made such a plain admission which entitles the plaintiff to succeed, और जहां पे भी there are clear admission of facts which would make it impossible for the party making such admissions to succeed, then in all these circumstances the court should grant a judgment under order 12 rule 6 in the favor of the plaintiff. ऐसा judgment grant कर देना चाहिए plaintiff के favor में. जहां जहां भी admissions इस तरीके के make किए गए हैं कि अब ये impossible हो जाता है for a party who made such admissions to actually succeed in the case. अगर मैं आपसे पूछूं
कि डू यू ओ ए 5,000 रुपीज एंड यू से यस आई डू ओ ए 5,000 रुपीज, तो बेसिकली ये बोल के यू हैव मेड अ प्लेन एडमिशन. ऐसा बोलने के बाद यू हैव मेड सच अ प्लेन एडमिशंस दैट इट लीव्स नो रूम फॉर डाउट दैट यू आर एक्चुअली अंडर डेप्ट. तो फिर जब प्लेन एडमिशन आपने कर लिया है तो अब आप क्या ही साबित करोगे. तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन वी हैव रिगार्ड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रूल 6 दैट इज टू ऑब्टेन स्पीडी जस्टिस, तो कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट यही बोलेगा कि भाई हमें स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट भी तो ध्यान में रखना है. और अगर लेजिस्लेचर ने कोई प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है आफ्टर ड्यू डेलिबरेशन, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू गिव इफेक्ट टू इट्स ऑब्जेक्ट. So the courts will not read such conditions in the rule that doesn't exist in reality. ठीक है, ऐसी conditions कोर्ट उसमें ऐसी नहीं पढ़ेगा which do not exist in reality. क्योंकि फिर तो ये हो जाएगा ना कि अगर इतने ही क्या कहते हैं कंडीशंस लगाने थे तो लेजिस्लेचर खुद भी लगा सकता था. तो ये बोल के सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कि ऑब्जेक्ट ऑफ द रूल और लेजिस्लेचर ने क्यों इंट्रोड्यूस किया है, उसके बेसिस पे जो लर्नेड काउंसिल के जो मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंशंस थे वो फॉल कर गए थे. यू हैव टू रीड इट अलॉन्ग विद ऑर्डर 8 रूल 5 और क्या कि ड्यू अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और देयर शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द एडमिशंस एसेट्रा एसेट्रा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इतनी सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देन इन लर्नेड काउंसिल का एक और कंटेंशन था कि जो एडमिशंस विच आर रेफर्ड टू इन ऑर्डर 12 रूल 6 CPC should be of the same nature as other admissions referred to in other rule preceding this rule. मतलब कि जो ऑर्डर 12 में जितने भी एडमिशंस के बारे में बात किया गया है तो ये उन्हीं से मैच करना चाहिए, वही एजस्डम जनरस के रूल से मैच करना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी ऑफ द सेम काइंड, डिफरेंट नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि admissions generally arise when a statement is made by the party in any of the modes provided under section 18 to 23 of the Indian Evidence Act. Admissions are of many kind. They may be considered as being on the record as actual if it is either in pleadings or in answer to interrogatories or implied from pleadings by a non-traversal. Secondly, as between parties by agreement or notice, they can also arise then as well. Since we have considered that an admissions for passing the judgment is based on pleading itself, it is unnecessary to examine as to what kinds of admissions are covered by Order 12 Rule 6 CPC. तो इनका ये भी कंटेंशन उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला अपने सेकंड पैराग्राफ में जो मैंने अभी पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए एडमिशंस जो अराइज करते हैं वो प्लीडिंग्स में अराइज कर सकते हैं, आंसर टू इंटरोगेटरीज में अराइज कर सकते हैं. दे कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम द प्लीडिंग्स बाय नॉन ट्रेवर्सल. नॉन ट्रेवर्सल की डॉक्ट्रिन ये होती है, मैं आपको बता देता हूँ ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है. नॉन ट्रेवर्सल डॉक्ट्रिन मीन्स that where material averment is passed over without a specific denial in substance, then it is taken to be admitted. ठीक है, अगर आप किसी मटेरियल अवर्मेंट को डिनाई ना करें या उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दें तो ये मान लिया जाएगा यू हैव एडमिटेड इट. ये वही आपके ऑर्डर 8 रूल 3, 4, 5 के कंटेक्स्ट में ही है. ठीक है, वो कहता नहीं ऑर्डर 8 में कि डिनायल हैज टू बी स्पेसिफिक, इवेसिव डिनायल नहीं होना चाहिए. तो डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ट्रेवर्सल वही आपसे कहती है कि अगर आप कोई चीज़ स्पेसिफिक डिनाई नहीं करते या उसका रिस्पॉन्स ही नहीं करते तो वो फैक्ट एडमिटेड मान लिया जाता है. सो दैट इज़ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट मीन्स दैट एडमिशंस कैन ऑल्सो अराइज और implied from the pleadings by non-traversal. ठीक है, वो अग्रीमेंट या नोटिस से भी अराइज कर सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा कि अगर आप रूल 6 को ध्यान से पढ़ते हैं तो रूल 6 तो सीधे कह रहे हैं ना कि एडमिशंस ऑफ फैक्ट वेदर मेड आइदर इन प्लीडिंग और अदरवाइज. अब लेजिस्लेचर ने क्वालिफाई तो नहीं किया अदरवाइज, है ना. सो देयर इज नो नीड टू एक्चुअली रीड इट एजस्डम जेनरस. ठीक है, क्योंकि उसके आगे का एक्सप्रेशन भी तो देखिए, वेदर ओरली और इन राइटिंग. सो यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड बाय यूजिंग सच अ वाइड एक्सप्रेशन दैट एडमिशंस ऑफ फैक्ट मेड आइदर इन प्लीडिंग और अदरवाइज, वेदर ओरली और इन राइटिंग, वेदर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी और ऑन इट्स ओन मोशन, द कोर्ट में पास द जजमेंट having regard to such admissions. Why is the legislature wording Rule 6 so widely, and why is it not laying down any condition? Because the primary object is expeditious disposal of the suit and cheapening of litigation. And the legislature wants that as far as possible
If there is no dispute between the parties with regard to a specific issue, then at least that point should be disposed of. So when the legislature has not prescribed any conditions, then the court shouldn't prescribe any conditions as well. ठीक है, लेजिस्लेचर को प्रिस्क्राइब करनी होती कोई कंडीशन तो वो प्रिस्क्राइब कर देता ऑलरेडी कि भाई आप इसी ऑर्डर 12 के कंटेक्स्ट में ही कर सकते हैं, पर लेजिस्लेचर ने ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाई है. सो दैट इज वाई द कंटेंशन ऑफ द लर्नड काउंसिल फेल. ठीक है, एंड दैट इज वाई दिस इज द पोजिशन ऑफ लॉ. ठीक है, बस एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इवन दो द सेक्शन हैज़ बीन वर्डेड वाइडली, ये मैंडेटरी नहीं है कोर्ट पे, क्योंकि एक्सप्रेशन जो यूज़ किया गया है वो है मे. द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द सूट आइदर ऑन एप्लीकेशन और ऑन इट्स ओन मोशन पास अ जजमेंट. ठीक है, तो जो मे का एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है दैट इज यूज देयर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट टू यू दैट दिस पावर हैज़ टू बी एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद द जुडिशियल डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट. ये डिस्क्रेशनरी पावर है. ठीक है, लेजिस्लेचर ने मैंडेट नहीं किया है कि आपको करना ही पड़ेगा. कोर्ट विल हैव रिगार्ड टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड विल सी इफ द एडमिशंस आर सफिशिएंट और नॉट, एंड ओनली देन इट विल एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर रूल 6 ऑफ ऑर्डर 12. If the admission is plain, if the admission is clear, then the court will obviously exercise its power under Order 12 Rule 6. But let us suppose if the admission is qualified or if the admissions has been made subject to certain conditions, then the court may be reluctant to exercise its power under Rule 6. अब ये fact and circumstances के basis पर determine होता है कि कब reluctant होगा कब नहीं होगा. ठीक है, alright. So उत्तम सिंह दुग्गल वर्सेस यूनाइटेड बैंक का जजमेंट ध्यान में रखिएगा. इट इज़ इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्डर 12 रूल 6. और इसके अलावा आपको ऑर्डर 12 के कंटेक्स्ट में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. एडमिशंस के कंटेक्स्ट में जानने की ज़रूरत है, पर वो एविडेंस एक्ट का टॉपिक है. ठीक है, सर मोस्ट ऑफ यू हु आर हियर हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एविडेंस एंड दोज हु हैव नॉट दे नीड टू वेट फॉर इट. तो ध्यान रखिएगा कि हमने ऑर्डर 12 के कंटेक्स्ट में जजमेंट्स पढ़े हैं. ठीक है, एडमिशंस के कंटेक्स्ट में नहीं. एक और चीज़ एडमिशंस को लेकर ध्यान रखिएगा, एडमिशंस हैज़ टू बी रेड एज अ होल और रिजेक्टेड एज अ होल. दे कैन नॉट बी यूज्ड इन पार्ट्स. एडमिशंस को पार्ट्स में काट काट के यूज़ नहीं करते. दे हैज़ टू बी रेड एज अ होल एंड रिजेक्टेड एज अ होल. दैट इज़ द जनरल रूल. खैर, रूल 7 to 9 आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, बट यू जस्ट नीड टू हैव अ बेसिक रीडिंग ऑफ देम. Because you have to complete CPC, then there is more than 1,000 provisions contained within it if we take into account the Commercial Courts Act as well. Or if we do not take it into account, then we have more than 848 provisions contained in CPC. So we have to speed things up a little. So let us come to Order 13. Order 13 में कौन कौन से रूल इंपॉर्टेंट है मार्क करिए. रूल 1, रूल 3, रूल 4, रूल 8 एंड रूल 10. ठीक है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आएंगे वो इन्हीं सब रूल्स से आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा फर्स्ट रीडिंग में आपको पढ़ना सब है. सो आई वुड बी कवरिंग दीज रूल्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी के रूल्स मैं नहीं कवर कर रहा हूँ आपको नहीं पढ़ने, वो भी आपको पढ़ने हैं. ठीक है, क्योंकि उसमें से बेयर एक्ट की रीडिंग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. प्राइमरली हम जितने भी सब्जेक्ट से अभी डील कर रहे हैं उसमें कंसेप्चुअल वाला पार्ट ज़्यादा नहीं है, उसमें बेयर एक्ट की रीडिंग प्रीडोमिनेंट है. Now what does Order 13 Rule 1 says? It says that the parties or their pleader shall produce on or before the settlement of issues. तो स्टेज मार्क करिए, सेटलमेंट के इश्यूज के दौरान या उससे पहले सारा डॉक्यूमेंट एविडेंस इन ओरिजिनल where the copies thereof has been filed along with the plaint or written statement. तो आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास अवेलेबल है टू प्रूव योर केस, यू हैव टू फाइल इट इन ओरिजिनल विद द कोर्ट. ठीक है, किस स्टेज से पहले? ऑन और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. आप उसे एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज भी पढ़ सकते हैं. रूल 2 कहता है कोर्ट शैल रिसीव द डॉक्यूमेंट सो प्रोड्यूस्ड प्रोवाइडेड दे आर अकम्पनीड बाय द एक्यूरेट लिस्ट देयर ऑफ प्रिपेयर्ड इन सच फॉर्म एज द हाई कोर्ट डायरेक्ट्स. वो प्रॉपर लिस्ट के साथ आपको प्रोड्यूस करना होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, कहाँ है, कौन से एनेक्जर्स में, एक्सेट्रा. फिर सब रूल 3 कहता है नथिंग इन दिस सब रूल 1 शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस और हैंडेड ओवर विटनेस मेरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी. तो क्रॉस एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए
डॉक्यूमेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट विच इज़ मेयरली यूज फॉर द पर्पस ऑफ अ विटनेस टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, दैट डॉक्यूमेंट ऑल्सो नीड नॉट बी फाइल्ड। ये जो लास्ट वाला पॉइंट अभी आपने सुना, इट वुड बी वेरी सिमिलर टू ऑर्डर 7 रूल 14 एंड ऑर्डर 8 रूल 1 है, ठीक है। उसका भी लास्ट पॉइंट देखिएगा तो वो भी यही बोलेगा। लेट अस कम टू रूल 3. It says the court may at any stage of the suit reject any document which it considers as irrelevant or inadmissible. तो किसी भी स्टेज पे irrelevant और inadmissible document reject कर सकता है। रूल 4 कहता है endorsement on documents admitted in evidence, ठीक है। तो basically that this rule tells you कि if a document has been admitted in evidence तो उस पर क्या endorsement होंगे, number and title of the suit, the name of the person producing the document, the date on which it was produced, and the statement of it having been so admitted, and the endorsement shall be signed or initialed by the judge. It is very important. Sub rule 2 कहता है कि when the document so admitted is an entry in a book, account or record, और उसकी copy has been substituted for the original, तो जो भी पर्टिकुलर्स अभी आपने पढ़े, नंबर एंड टाइटल ऑफ द सूट, द नेम ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसिंग इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो उस कॉपी पे इनिशियल होंगे एंड दैट शुड बी साइंड बाय द जज एज वेल, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द जज इज वेरी इंपॉर्टेंट. Always remember, the documents which are admitted in evidence, they form the part of the record of the suit, and it has been mandated by the Privy Council and as well as by the Supreme Court that the rule as to endorsement must be observed in letter and spirit by the judge concerned. In fact, in the case of Sadiq Hussain Khan versus Hashim Ali Khan, the Privy Council stated that the wholesome provisions of the statutes will, in order to prevent injustice, be obliged in future on the hearing of Indian appeals to refuse to read or permit to be used any document not endorsed in the manner required. Basically, the Lordship of Privy Council said कि अगर आपने endorsement इस तरीके से नहीं किया तो ना हम वो अपील देखेंगे, ना हम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एडमिट करेंगे विच हैज़ नॉट बी एंडोर्स्ड इन अकॉर्डेंस विद रूल 4. सो ध्यान रखिएगा जो एंडोर्समेंट का जो मैंडेट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिख लीजिए अपने बेयर एक्ट में मैंडेटरी प्रोविजन. बाकी आपको केस लॉ मेंशन करने की जरूरत नहीं, इट इज़ जस्ट देयर फॉर योर एक्सप्लेनेशन कि आपको समझ में आए कि प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट है. अब रूल 6 आपसे बेसिकली इतनी सी बात करता है कि अगर डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल इन एविडेंस तो जज जो है वही पर्टिकुलर्स मेंशन करेगा जो अभी बताया मैंने आपको, जो रूल 4 में मेंशन्ड है, एंड उसके नीचे लिखेगा दैट दीज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिजेक्टेड और फिर एंडोर्समेंट शैल बी साइंड और इनिशियल्ड बाय द जज. वहाँ पे एक रिकॉर्ड करना होगा कि दीज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिजेक्टेड, दे आर इनएडमिसिबल, एंड देन द जज शैल साइन इट और गिव हिज इनिशियल्स टू दैट. रूल 7 आपको कहता है कि एवरी डॉक्यूमेंट विच हैज बीन एडमिटेड इन एविडेंस और अ कॉपी वेयर अ कॉपी हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओरिजिनल अंडर रूल 5 shall form a part of the record of the suit. तो बेसिकली जब डॉक्यूमेंट्स एडमिट हो जाते हैं दे फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और जब डॉक्यूमेंट्स एडमिट नहीं होते दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड. दैट इज व्हाट रूल 7 इज सेइंग इन सिंपल. रूल 5 को शॉर्ट में बता दूं तो रूल 5 ओनली डील्स विद एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अ शॉप बुक और लेटर बुक, ठीक है, इन सारी चीज़ों से डील करता है. एंड दैट प्रोविजन इज सब्जेक्ट टू बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891. उस पर कोई ज़्यादा सवाल नहीं आता, इनफैक्ट आज तक नहीं आया है. तो बेसिकली एक सिंगल रीडिंग कर लीजिएगा, उसका एसेंस समझ लीजिएगा, एंड दैट इज इट, नथिंग एल्स इज एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड. नाउ रूल 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई नुआंस नहीं है रूल 8 में, बस इसकी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है. रूल 8 कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन ऑर्डर 5 और रूल 7 ऑफ दिस ऑर्डर और इन रूल 17 of order 7, the court if it sees sufficient cause direct any document or book produced before it in a suit to be impounded and kept in custody of an officer of the court for such period and subject to such conditions as the court thinks fit. तो मतलब कोर्ट कोई डॉक्यूमेंट इम्पाउंड कर सकता है अंडर रूल 8. दैट इज व्हाई दिस पावर इज इंपॉर्टेंट. अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इंडियन स्टैम्प एक्ट में सेक्शन 33 देखिएगा, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपरली स्टैम्प्ड नहीं है देन द कोर्ट विल डू व्हाट, इट विल इम्पाउंड इट. खैर रूल 8 ऑफ ऑर्डर 13 भी कोर्ट को अगर लगता है कि इट शुड इम्पाउंड एनी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और बुक विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर इट, तो उसको इम्पाउंड कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है. सो दैट इज द पावर ऑफ इम्पाउंडिंग विच इज विद द कोर्ट. अगर आपसे पूछा जाए सीपीसी के कंटेक्स्ट में कि किधर है, ऑलवेज मेंशन ऑर्डर 13 रूल 8.
अब रूल 9 में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? रूल 9 में देखिए एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिटर्न किए जा सकते हैं। अब जो सब रूल 1 है, यू कैन रीड इट योरसेल्फ, आपको फोकस किस पे करना है? फोकस करना है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट विच बाय द फोर्स ऑफ डिक्री हैज बिकम वोनली वॉइड और यूजलेस, उसको वापस नहीं किया जाएगा। ये मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा रूल 9 में। इफ बाय फोर्स ऑफ द डिक्री any document has been rendered wholly void or useless, then that document shall not be returned. ठीक है, बाकी you can read this कि if any person wants and is desirous of receiving back any document which has been produced by him and placed in the custody of the court unless and until that document has been impounded under rule 8. rule 8 में impound नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया ओरिजिनल, वो चाहता है कि वो डॉक्यूमेंट उसके पास रिटर्न हो जाए, then if it is a case where no appeal has been allowed, then when the suit has been disposed of, or if the appeal is allowed, then the court is satisfied that the time or the limitation period for preferring appeal has expired, or if no appeal has been preferred, or if the appeal has been preferred but has been disposed of, then court may, if it wants, it may return that document to that person who has produced it. अब इसका प्रोवाइजर बस सिंपली इतनी सी बात करता है कि इससे पहले भी कोर्ट चाहे तो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल में उसने अपने पास एडमिट किया है वो रिटर्न कर सकता है, अगर पर्सन कोई अप्लाई करता है उसके सामने, प्रोवाइडेड ही डिलीवर्स अ प्रॉपर कॉपी, अ सर्टिफाइड कॉपी इन सब्स्टिट्यूट ऑफ द ओरिजिनल। इन केस ऑफ पार्टी टू द सूट सर्टिफाइड कॉपी होगी, और इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन एन ऑर्डिनरी कॉपी विच हैज बीन एग्जामिन्ड एंड कंपेयर्ड एंड सर्टिफाइड इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर 7 रूल 17 सब रूल 2। ऑर्डर 17 के सब रूल 2 में क्या लिखा है कि ओरिजिनल एंट्री जो होती है इट इज मार्क्ड एंड रिटर्न। कोर्ट या उसका कोई ऑफिसर जो उस पर्पस के लिए अपॉइंट है, इट मार्क्स दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिफाइज इट्स एंड एग्जामिन्स इट एंड कंपेयर्स द कॉपी विद द ओरिजिनल। अगर उसको लगता है कि सारी चीज़ें मैच करती हैं, देन सर्टिफाइड्स इट टू बी सो। ठीक है, इतनी सी चीज़ है इसमें, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बस अवेयरनेस की बात है। नेक्स्ट इज रूल 10, कोर्ट में सेंड फॉर पेपर्स फ्रॉम इट्स ओन रिकॉर्ड्स और फ्रॉम अदर कोर्ट। अब इसका सब रूल 1, रूल 10 का सब रूल 1 आपको क्या कहता है? ऑफ ऑर्डर 13 सिंपली सी इतनी सी बात करता है कि कोर्ट या तो सुओ मोटो या ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी में कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स फ्रॉम इट्स ओन कोर्ट और फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी अदर कोर्ट, एंड आफ्टर कॉलिंग देम इट में इंस्पेक्ट द सेम। उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, बुला के उसे इंस्पेक्ट कर सकता है उन रिकॉर्ड्स को। ठीक है, बस इसका सब सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है कि ऐसी किसी भी सिचुएशन में द कोर्ट कैन नॉट यूज एन इनएडमिसिबल एविडेंस। इतनी सी बात है। ठीक है, प्राइमरी आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोर्ट सुओ मोटो या ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज अपने रिकॉर्ड से या किसी और कोर्ट के रिकॉर्ड से किसी भी केस का रिकॉर्ड या किसी भी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड बुलवा सकता है, एंड इट कैन इंस्पेक्ट द सेम। ठीक है, सिंपल इतनी सी ही बात है और कुछ नहीं है। रूल 11 छोटी सी बात आपसे इतनी करता है कि जो प्रोविजंस जो भी डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करते हैं, दे शुड आल्सो अप्लाई टू द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस। दैट्स इट, ये हो गया आपका ऑर्डर 13। नाउ यू माइट हैव नोटिस्ड कि अगर कंसेप्ट नहीं होता है किसी ऑर्डर में, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, तो उसको बहुत आसानी से डील किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पे कंसेप्ट होता है देयर वी हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग वाइल, क्योंकि उसको समझाना पड़ता है। अब जरा ऑर्डर 19 देख लेते हैं। It says power to order any point to be proved by affidavit. This says that any court may at any time for sufficient reason order that any particular fact or facts may be proved by affidavit, or that affidavit of any witness may be read at the hearing on such conditions as the court thinks reasonable. अब प्रोवाइजो ये कहता है कि जहाँ पे भी कोर्ट को लगता है कि either party bona fide desires the production of the witness for cross examination and such witness can be produced, an order shall not be made authorizing evidence of such witness to be given on an affidavit. What is rule 1 saying? Rule 1 is saying कि कोर्ट को किसी भी sufficient reason में, अगर कोर्ट को लगता है कि I have sufficient reasons to order, तब वो कह सकता है कि particular fact या facts जिसका आप evidence देने जा रहे हो, you give it on an affidavit. ठीक है, अब कोर्ट जो भी conditions उस पर चाहे impose कर सकता है, या कोई भी कंडीशंस चाहे तो
उस पर ना इम्पोज कर सकता है, दैट इज अप टू द कोर्ट। ठीक है, प्राइमरली जो आपको गैदर करना है रूल 1 से वो ये है कि द कोर्ट हैज द डिस्क्रेशन टू ऑर्डर अ पर्टिकुलर फैक्ट और फैक्ट्स regarding which the evidence has to be given by a witness that can be proved by an affidavit। वो affidavit पे वो evidence दे। प्रोवाइजर बस इतनी सी सिचुएशन कहता है कि अगर कोई पार्टी बोनाफाइड डिजायर करती है, मतलब इन गुड फेथ डिजायर करती है अ विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, तो ऐसे विटनेस का एविडेंस एफिडेविट पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे विटनेस का एविडेंस एफिडेविट पे नहीं लिया जाएगा जिस विटनेस को कोई पार्टी बोनाफाइड डिजायर करती है कि ही शुड बी क्रॉस एग्जामिन्ड और वो विटनेस अवेलेबल भी है। सब रूल 2 क्या कहता है? पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन अपॉन एनी एप्लीकेशन इन एविडेंस may be given by an affidavit, but the court may at the instance of either party order attendance for cross examination of the deponent। deponent का मतलब the one who is deposing on the affidavit। So basically rule 2 is telling you कि upon an application by either party evidence relating to a set facts may be given by an affidavit। ठीक है, रूल 1 किसके कॉन्टेक्स्ट में था? कोर्ट कैन ऑर्डर a certain set of facts in context of which the facts have to be proved by an affidavit। रूल 2 क्या कह रहा है कि upon application evidence may be given by the witnesses on an affidavit। ठीक, अब ऐसी सिचुएशन में कोर्ट में at the instance of either party order the attendance for cross examination of the deponent, मतलब जो एफिडेविट पे एविडेंस दे रहा है, अब मान लीजिए ऑपोजिट पार्टी चाहती है कि हम इसको क्रॉस एग्जामिन करें, तो वो कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि आई वांट द अटेंडेंस ऑफ विटनेस who deposed on that affidavit because we want to cross examine them, so they can apply to the court for the purpose of such cross examination। once the court directs such witness to appear or such deponent to appear, तो उसको आना पड़ेगा unless the deponent is exempted from personal appearance in court or as the court otherwise directs। who are exempted from personal appearance? refer to section 132 and 133 of CPC। 132 is with regard to Pardanasheen women, 133 has a long list, president, judges of Supreme Court, High Court, etc। now rule 3 is very important। rule 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि एफिडेविट्स किन चीजों तक कन्फाइंड रहते हैं। दैट इज व्हाई दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 3 सेज कि एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड टू सच फैक्ट्स एज द डिपोनेंट इज एबल ऑफ हिज ओन नॉलेज टू प्रूव, मतलब उसी फैक्ट पे एविडेंस दीजिए जो आप अपनी नॉलेज से दे सकते हैं। एफिडेविट पे आप कुछ भी डिपोज कर रहे हैं, मैं टेक्निकल टर्म ज्यादा यूज नहीं करना चाहता बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड, बट बेसिकली मैं आपको इतना समझना है कि एफिडेविट पे अगर आप कोई फैक्ट बता रहे हैं तो वही फैक्ट बताइए जो आप अपनी नॉलेज से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी पर्सनल नॉलेज में है। ठीक है, ये मत कहिए कि हमने सुना था या आई हैव रीजन टू बिलीव इट टू बी ट्रू। नो, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन नॉलेज, प्रूव इट ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन नॉलेज। फिर आगे चल के बात करता है कि एक्सेप्ट ऑन इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस जहां पे आपका स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ मे बी एडमिटेड प्रोवाइडेड द ग्राउंड्स देयरऑफ आर स्टेटेड। तो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस को छोड़ के अगर आप किसी भी फैक्ट पे डिपोज कर रहे हैं तो वो आपकी पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे डिपोजिशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर जस्ट डिपोजिंग समथिंग बिकॉज यू हैव अ रीजन टू बिलीव और यू हर्ड अ पर्टिकुलर पर्सन से समथिंग बट यू डू नॉट हैव अ पर्सनल नॉलेज ऑफ दैट फैक्ट। आपको अपनी नॉलेज से वो फैक्ट प्रूव करने हैं जो भी आप एफिडेविट पे डिपोज कर रहे हैं। बस इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस के कंटेक्स्ट में आपके स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ एडमिट किए जाते हैं, साथ में उसके ग्राउंड भी कि व्हाई डू यू हैव रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट अ पर्टिकुलर थिंग इज ट्रू, तो फिर आप उसके वो ग्राउंड भी मेंशन करिए। ठीक है, तो सवाल क्या आएगा? सवाल आ सकता है कि इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस में कौन कौन से फैक्ट्स एडमिसिबल होंगे। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एनी फैक्ट विच यू आर एबल टू प्रूव बाय योर ओन नॉलेज एंड ऑल्सो योर ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ विच यू बिलीव इट टू बी ट्रू,
वो भी एडमिसिबल होंगे इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस के कंटेक्स्ट में. लेकिन एनीथिंग अदर देन इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस, उसकी कंटेक्स्ट में क्या, वही फैक्ट्स तक आप कन्फाइंड रह सकते हैं विच यू आर एबल टू प्रूव बाय योर ओन नॉलेज. ठीक है, इस सिचुएशंस पे अगर आप क्लियर हैं तो एफिडेविट से लेकर अगर कभी भी सवाल आया, you will never get confused in it. Sub rule 2 says cost of every affidavit which shall unnecessarily set forth matters of hearsay or argumentative matter or copies or extract from the documents shall be paid by the party filing the same unless the court otherwise directs. अगर आपने hearsay matter पे डिपोज करने लगे या आर्ग्यूमेंटेटिव मैटर पे डिपोज करने लगे तो इसका कॉस्ट कौन पे करेगा, जो पार्टी फाइल कर रही है, अनलेस एंड अनटिल द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स, ऑफ कोर्स. ठीक है, तो ये पढ़ लिया. नाउ जस्ट लेट मी टेल यू अ फ्यू कांसेप्ट्स रिगार्डिंग एफिडेविट. देखिए, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स एफिडेविट के क्या होते हैं. पहला, इट इज अ डिक्लेरेशन मेड बाय अ पर्सन. दूसरा, इट रिलेट्स टू फैक्ट्स. तीसरा, इट इज ऑलवेज इन राइटिंग. चौथा, इट मस्ट बी इन फर्स्ट पर्सन. और पांचवा, इट मस्ट बी sworn or affirmed before a magistrate or any other duly authorized officer. पब्लिक नोटरी भी कभी कभी ऑथराइज होता है. जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स आर जनरली ऑथराइज्ड, जिनके सामने आप sworn स्टेटमेंट मेक कर सकते हैं. अब एफिडेविट डिफाइन नहीं किया गया है सीपीसी में. जनरली इसकी जो कॉमन मीनिंग मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि एन एफिडेविट इज अ sworn स्टेटमेंट इन राइटिंग मेड स्पेशली अंडर ओथ और एन इन्फॉर्मेशन बिफोर एन ऑथराइज्ड ऑफिसर और अ मैजिस्ट्रेट. ये डेफिनेशन होती है. ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि एन एफिडेविट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स मेड इन राइटिंग एंड sworn बिफोर अ पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर ओथ. अब वो डिसाइड्स कि कौन अथॉरिटी होगी, who has the power to administer oath. ये जनरली आपके जजेस, मैजिस्ट्रेट और कभी कभी पब्लिक नोटरीज भी होते हैं. ठीक है, पर जजेस और मैजिस्ट्रेट तो जनरली होते ही हैं. ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऑर्डर 19 जो है ना, इट इज एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल. क्योंकि ऑर्डिनरली किसी भी फैक्ट को ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जाता है. कोर्ट में आता है, कटघरे में खड़ा होता है, देयर ही just narrates his evidence before court, whatever his evidence is. So generally a fact has to be proved by oral evidence. और एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 देखेंगे तो जनरली एविडेंस की डेफिनेशन में एफिडेविट नहीं आते. ठीक है, वो एविडेंस तभी यूज किए जा सकते हैं अगर कोर्ट इन्वोक्स द पावर अंडर ऑर्डर 19 ऑफ सीपीसी. So it can be said that order 19 is sort of the exception to the general rule. The general rule being that ordinarily a fact has to be proved by oral evidence. But in the discretion of the court, if the court so desires, it can invoke its power under Order 19, Rule 1. However, it is subject to the right of the opposite party to have a deponent cross-examined. अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए to what matters an affidavit is confined to. किन matters तक affidavit confined रहता है, किन matters के बाहर नहीं जाना चाहिए. सो यू नो कि इस सिचुएशन पे रूल 3 आपकी मदद करेगा. जो एक पार्टी है, इट ऑलवेज मस्ट स्वेयर ओनली टू दैट मैटर्स व्हाट इट नोज टू बी ट्रू, जो उसकी पर्सनल नॉलेज में है, जो सच है. ठीक है, वहां पे रीजंस ऑफ बिलीफ नहीं चलेंगे जब तक वो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन ना हो, जैसा कि रूल 3 में प्रिस्क्राइब्ड है. इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, ऐसे कि मान लीजिए यू आर इंटरिम इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑर्डर 39 में, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑर्डर 40 में. ठीक है, आप अटैचमेंट बिफोर जजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑर्डर 38 में, एसेट्रा. इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस बहुत सारी हो सकती हैं. तो वहां पे तो आपके ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ चल जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ बिलीफ चल जाएंगे, बट नॉट अदरवाइज. इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस के बाहर यू हैव टू ओनली अफर्म व्हाट यू पर्सनली नो टू बी ट्रू, जो अपनी नॉलेज से आप प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, वही आप स्वेयर करते हैं एफिडेविट में. ओनली ऑन दोज मैटर यू डिपोज. अगर मान लीजिए आपने फॉल्स एफिडेविट दायर किया कोर्ट के सामने, तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ यू फाइल अ फॉल्स एफिडेविट बिफोर कोर्ट? यू गेस्ड इट राइट, अ प्रोसिक्यूशन फॉर परजरी वुड बी द प्राइस ऑफ फाइलिंग अ फॉल्स एफिडेविट बिफोर कोर्ट. Because filing a false affidavit would be covered by section 191, which is giving false evidence. punishment कहाँ दिया हुआ है, section 193
ऑफ आईपीसी। सेक्शन 193 आईपीसी में पनिशमेंट दिया गया, डेफिनेशन देखिएगा 191 आईपीसी में। और कोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कब होता है? जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट इटसेल्फ लाइज, तब कोर्ट बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अक्सर देखते होंगे कि हाई कोर्ट्स अक्सर कोई किसी फैक्ट को सुन रहे होंगे तो बोलेंगे इसका एविडेंस आप एफिडेविट पे दीजिए। तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये एकदम कोर्ट की एक प्रोसीडिंग है, ठीक है, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, उसके बड़े ग्रेव कॉन्सिक्वेंस हैं। वो एफिडेविट पे आपको पता है क्यों पिन डाउन करना चाहता है कोर्ट? क्योंकि अगर आपने झूठ बोला तो ये जान लीजिए प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्जरी आपके सर पे डेमोकल्स की स्वॉर्ड की तरह लटक रहा है। और एक और खास बात है, अंडर द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 193, क्योंकि जब भी आप किसी सेक्शन में प्रोसिक्यूट करते हैं तो आप पनिशमेंट वाला सेक्शन मेंशन करते हैं चार्ज में, डेफिनेशन वाला नहीं। तो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे ऑफ 191 जो 191 में दी गई है फॉर अ प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 193, तो 191 में क्या बोला गया है? आईपीसी में बोला गया है कि whoever is legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth or being bound by law to make a declaration upon any subject makes a statement which is false and which he either knows or believes to be false and does not believe it to be true। ये जो एक्सप्रेशन है ना, does not believe it to be true, ये काफी सीरियस है। तो देखिए फॉल्स तो आप समझते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, या उसके पास नॉलेज है या वो मानता है कि वो जो बोल रहा है वो फॉल्स है। लेकिन ये डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू है ना, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि जो अपने एम्बिट में ऐसी सिचुएशन ले लेता है कि मान लीजिए अगर आप एफिडेविट पे स्वेयर कर रहे हैं कोई बात, यू आर डिपोजिंग अ फैक्ट ऑन एन एफिडेविट, हाउएवर यू डोंट नो वेदर दैट फैक्ट इज ट्रू और नॉट। आपको यह भी नहीं पता है कि वो सच है और आपको यह भी नहीं पता है कि वो फॉल्स है। ऐसी सिचुएशन इज कवर्ड बाय द एक्सप्रेशन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अगर मान लीजिए आगे चल के वो फैक्ट सच भी निकला और ये प्रूव हो गया कि जब आपने एफिडेविट पे स्वॉर्न स्टेटमेंट दिया था, यू डिडंट बिलीव सच स्टेटमेंट टू बी ट्रू, यू विल स्टिल बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर पर्जरी, ठीक है। कह रहे तो क्रिमिनल लॉ का टॉपिक है, सो आई विल नॉट इलैबोरेट अपॉन इट मच मोर। तो एफिडेविट भी आपका हो गया। अब देखिए हमने ना बेयर एक्ट डोमिनेंट प्रोविजन जितने भी थे उन्हें कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे अदर कंसेप्चुअल प्रोविजंस ऑफ सीपीसी, जैसे सेक्शन कह रहा हूं ऑर्डर 37, 38, 39, 40, ठीक है, ये कंसेप्चुअल प्रोविजन है। फिर हम ट्रायल पे आ जाएंगे कि इंटरिम ऑर्डर्स आपको बेसिकली जानने चाहिए कि इंटरिम ऑर्डर्स हैं क्या चल रहा है उसमें, क्या सिचुएशन है। इंटरिम ऑर्डर्स जानने के बाद एक बार इंटरिम ऑर्डर्स हो गए, देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी व्हाट? नेक्स्ट स्टेप वुड बी अंडरस्टैंडिंग ट्रायल, कोई ज़्यादा नुआंस नहीं है। फिर अपीयरेंसेस ऑफ विटनेसेस, वो थोड़ा आप समझ लेंगे। फिर फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, रिवीजन, रिव्यू, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं रिवीजन और रिव्यू। फर्स्ट अपील बड़ा टॉपिक है। और फाइनली एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है एग्जीक्यूशन में, क्योंकि उसमें कंसेप्ट्स कम हैं, कुछ जगह पे कंसेप्ट्स हैं पर मोस्ट जगह पे नहीं है। उसमें बस बेसिक अवेयरनेस वाली बात है कि यू नीड टू बी अवेयर कि क्या चीज़ कैसे एग्जीक्यूट होगी और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की डॉक्ट्रिन क्या है कि ही कैन नॉट गो बिहाइंड द डिग्री एसेट्रा एसेट्रा, ये सारी कुछ चीज़ें जाननी होंगी। और फिर योर सीपीसी इज कंप्लीट, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, आई वुड बी सीइंग यू टुमारो।